नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड एग्जाम चाहे वो 10th क्लास के बच्चे कर रहे हो या फिर 12th क्लास के, आप सभी के लिए ये यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड है। क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश और उसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी कंप्लीट तैयारी मैं इसी चैनल पे आपको कराने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जो फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, उसके राइटर हैं आरसी हचिंसन। इसके राइटर कौन है? आरसी हचिंसन। कई बार राइटर्स का नाम ही पूछ लेता है, पोएट्स का नाम ही पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा बिहार बोर्ड में स्पेशली। आरसी हचिंसन एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट है। कैसे नोवेलिस्ट है? ब्रिटिश नोवेलिस्ट। अब यहाँ पे दो वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। इस ब्रिटिश का मतलब क्या होता है? जो लोग ब्रिटेन के रहने वाले होते हैं, ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को हम ब्रिटिश कहते हैं। जिस प्रकार हम इंडिया में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे? अमेरिकन कहेंगे। इन द सेम वे ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को हम ब्रिटिश कहते हैं। सेकेंड वर्ड है नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट किसको कहते हैं? वो पर्सन जो नोवेल राइट करता है, जो नोवेल लिखता है उसको हम नोवेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आरसी हचिंसन नोवेलिस्ट है। फिर क्वेश्चन पूछेगा वो कहाँ के नोवेलिस्ट है? इंडियन है, अमेरिकन है, चाइनीज है या फिर जापानीज है, कहाँ के हैं? तो आंसर होना चाहिए कि हाँ वो ब्रिटिश राइटर है। कई बार इस तरह की क्वेश्चंस भी बना लेता है। ठीक है, इस चैप्टर में जब भी कोई चैप्टर लिखा जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ पर्पस होता है। कोई भी जब राइटर कुछ लिखता है ना तो उसका कुछ पर्पस होता है, उसमें वो क्या बताना चाहता है रीडर्स को स्पेशली। तो इस चैप्टर में आरसी हचिंसन ने क्या किया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, आरसी हचिंसन हमारी सोसाइटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हमारी सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी में क्या चीज होती है? सोसाइटी जो हमारी कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी मीन्स इसको हम प्रेजेंट से लिंक करके देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब हो गया प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी सोसाइटी है वो उसमें किस तरह की इश्यूज हैं, किस तरह की बातें होती हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे जो लोग रहे हैं उनकी सराउंडिंग्स कैसी है। सोसाइटी में जो इश्यूज होते हैं उसकी बात करते हैं, और स्पेशली कैसी इश्यूज? सेंसिटिव इश्यूज। लाइक हमारी सोसाइटी में स्पेशली बिहार में अगर बात करें तो कास्ट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। रिलीजन, क्रीड, फेयरनेस, रेसेस, ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं जिसकी बात आरसी हचिंसन अपने इस चैप्टर में करते हैं। ओवरऑल कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक आइडिया यहाँ से हमको लग गया कि इस चैप्टर में हमको किसके बारे में बात करना है, अबाउट सोसाइटी के बारे में बात करना है। अब बात करते हैं मेन आइडिया क्या है। मेन आइडिया का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, वो पैराग्राफ का सेंटर पॉइंट क्या होता है, किस चीज के बारे में है वो, वही होता है मेन आइडिया। तो जब भी कोई लेसन पढ़ेंगे आप तो क्या ध्यान रखेंगे? उसका मेन आइडिया क्या है, उसका जिस्ट क्या है। आरसी हचिंसन हमारी सोसाइटी की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी की बात करते हैं, और सोसाइटीज में कैसे इश्यूज हैं। तो सोसाइटी में हमारे सेंसिटिव इश्यूज हैं। सेंसिटिव का मतलब कोई भी इशू जिस पे लोग तुरंत किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिहार में देख लें, स्पेशली भारत में भी देखा जाता है कि अगर किसी की कास्ट की बात कर ली जाए, किसी के रिलीजन की बात हो जाए, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो इस पर सोच समझ के हमें बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना चाहिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो सेंसिटिव इश्यूज की बात करते हैं, सेंसिटिव इश्यूज की बात करते हैं। दूसरा, हमारे समाज में जो पीपल रहते हैं, जो पीपल रहते हैं, पीपल के अलावा हम वुमन को भी इसमें काउंट कर लेते हैं, हालांकि पीपल आ जाएगा बट स्पेशली मैं मेंशन कर देता हूँ। जो विमेन रहती हैं और जो चिल्ड्रन हैं, इन पे सामाजिक प्रेशर क्या पड़ता है, समाज का दबाव क्या पड़ता है, ड्यू अनड्यू प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर, जैसे अगर हम देखा जाए तो एक बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है, 4 साल का, उससे पहले ही उसको प्री नर्सरी स्कूल में भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही वो 5 साल का होता है प्राइमरी स्कूल में भेज दिया जाता है। प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ के आता है तब तक पता चला कि उसको कुछ ट्यूशन भी लगवा दिए हैं। अब ये बात जरा सोच के देखो, ये अनड्यू प्रेशर ही तो कहलाएगा। यानी बच्चा चाहता नहीं है लेकिन किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से हो, या फिर किसी हेल्पलेसनेस की वजह से हो, या किसी उसने होप दिया हो उस पे, इसको कहते हैं अनड्यू प्रेशर। हम चाहते नहीं है प्रेशर लेना, लेकिन उस पे सामाजिक, पारिवारिक, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर डाल दी जाती है, उसको हम कहते हैं अनड्यू प्रेशर। तो हमारे समाज में चिल्ड्रन, वुमेन और पीपल जो रहते हैं उन पे किस तरह का सामाजिक दबाव है,
इसके बारे में बात करते हैं। ये पूरा सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बाबू इस चैप्टर में जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, जब भी हम कोई ड्रामा देखते हैं, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ रोल दिया जाता है लोगों को। जैसे आप मान लो मूवी देखते हो, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे उसमें एक एक्टर होता है, मेन एक्टर होता है, उसमें कोई एक्ट्रेस भी होती है, ठीक है, उसमें कोई एक्टर होता है, कोई एक्ट्रेस होती है, ठीक है, उसमें कोई विलन होता है, उसमें कोई साइड एक्टर होता है, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं। इन सबको हम कैरेक्टर कहते हैं। इस चैप्टर में एक बूढ़ा व्यापारी दिख रहा है, तो उसके हाथ में ये कौन है, मक्का है, तो इसको हमने नेम दे दिया, ये आपका कॉर्न मर्चेंट है, ठीक है, कॉर्न मर्चेंट, अनाज का व्यापारी है। और ये देखो कितना ओल्ड है, देखने से ही लग रहा है ओल्ड है। और उसका एक भतीजा भी है जिसको हम नेफ्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, नेफ्यू है, नेफ्यू। अब ये दिखने में तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, बट जब हम लेसन पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ये पर्सन जो है, इसका नेफ्यू, इस ओल्ड पर्सन को चीट करता है किसी न किसी एंगल से। खूबसूरत कन्या आपको दिखाई गई है, ये कौन है? ये कॉर्न मर्चेंट की वाइफ है। कौन है ये? कॉर्न मर्चेंट की वाइफ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। इस पर्सन के पास एक खासियत है इसकी, इसको एक नोशन होता है। नोशन का मीनिंग होता है आइडिया, यानी उसके दिमाग में एक फितूर भरा हुआ है। बेसिकली अगर कहें तो फितूर कैसा, कि जब भी कोई छुट्टी होती है, हॉलीडेज होती है, तो ये 10 पाउंड खर्च करना ही करना है। जैसे गांव में कुछ औरतें होती है स्पेशली, कि अगर छुट्टी हो जाए तो चलिए आज शॉपिंग कर लेना है। शॉपिंग का भूत सवार होता है, चाहे कोई भी छुट्टी आ जाए, बस शॉपिंग करना है, कुछ भी खरीदना है, बस मार्केट चलिए और शॉपिंग कराइए। तो इस मोहतरमा को 10 पाउंड खर्च करने का नोशन या आइडिया इनके माइंड में होता है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? कॉर्न मर्चेंट के पास है। ये जो कॉर्न मर्चेंट है, ये परेशान रहता है। ये क्या रहता है? परेशान, एंग्शियस रहता है, एंग्शियस। और इसके रीजन कई हैं। दूसरा, इसका नेफ्यूज को चीट करता है। एंड द थर्ड, इसकी वाइफ को एक ऐसा आइडिया है जो इसको पसंद नहीं है, और ये बार बार पैसा खर्च करती है, हर एक हॉलीडेज पे पैसा खर्च करती है, जिसकी वजह से एक प्रेशर बनता है, मेंटल प्रेशर। तो ये इस चीज से क्या है? एंग्शियस है, चिंतित है कि क्या करूं, मैं तो फिट नहीं बैठ पा रहा हूं सिस्टम में, लाइफ में मैं फिट नहीं बैठ पा रहा हूं, लाइफ बहुत फास्ट चल रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 कैरेक्टर्स हैं, पहला ओल्ड कॉर्न मर्चेंट, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट कह लीजिए, दूसरा उसका नेफ्यू है, और तीसरा उसकी वाइफ है। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। जो राइटर है, ये बात कौन बता रहा है? नैरेटर। यानी कहानी को जो नैरेट करता है ना, उसको हम नैरेटर कहते हैं। और जहां जहां पे आई लिखा है, इसका मतलब वो नैरेटर है, ठीक है, नैरेटर जो कहानी को नैरेट करता है। ये वो सारी चीज बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा पहले नहीं, डबलिन एक सिटी का नाम है जो आयरलैंड में पड़ता है। वहां पे उन्होंने एक नाटक देखने गया। क्या देखने गया? नाटक देखने गया। कहाँ पे? डबलिन में। जिसका जो कैरेक्टर था, चीफ कैरेक्टर, मेन जो कैरेक्टर था, कौन था? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो अभी हमने पिक्चर में देखा था। पिक्चर में किसको देखा था? ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, उस ड्रामा का क्या था? वो चीफ कैरेक्टर था, मुख्य किरदार था। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, आयरलैंड की कंट्री को हम आयरिश कंट्री भी कह सकते हैं। तो उसमें एक सिटी है जिसका नाम है डबलिन। वहां पे नैरेटर ने एक नाटक देखा था। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज। उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये सारे कीवर्ड्स नोट करते चलिएगा। एंग्जाइटीज बहुत सारी थी उस पर्सन को। क्या क्या थी? हिज हार्ट वॉज डिकी, उसका जो हार्ट था बहुत डिकी था। डिकी का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। अपने पास नोटबुक रखिएगा और नोटबुक में वर्ड का मीनिंग नोट करते जाइएगा। डिकी मीन्स होता है कमजोर, वीक। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा उसको चीट करता था। हिज वाइफ हैड अ फैंटास्टिक नोशन, उसकी वाइफ को एक फैंटास्टिक आइडिया था माइंड में कि भाई कोई भी छुट्टी आएगा ना, मैं 10 पाउंड खर्च करूंगी, ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच for him, and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart. अब ये सारी परेशानी को देख के किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा माइंड पे। तो इससे क्या होगा? तो एंग्जाइटी का मुख्य कारण ही यही है। कौन कौन कारण है?
ये तीनों, ये दोनों बेसिकली, ये दोनों उसकी एंजाइटी के मेन कारण। अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, रोता था, चिल्लाता था, अंदर से जो तड़पने की होती है ना, इसको बोलते हैं ग्रेट क्राई। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन दैट नाउ गोज एट 1000 miles an hour। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एरोप्लेन जो है ना, वो 1000 miles पर आवर ट्रेवल करती है। नाउ दैट्स टू फास्ट, ये तो बहुत ज्यादा तेज है। यानी कि मैं जितना स्लो थिंक करता हूँ, अगर मुझे कोई सामने ऐसा पर्सन मिल जाता है जो मेरे से बहुत ज्यादा तेज सोचता है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, एकदम शॉक्ड हो जाऊंगा। आपके लिए दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का, ठीक है, ये फ्रेज ध्यान रखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ कई बार प्रेपोजिशन में ही पूछ लेता है। यू आर अ वेरी काइंड ऑफ यू, ठीक है, काइंड ऑफ ध्यान रखिएगा। काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ये प्रपोजिशन यूज किया जाता है। What kind of man was the corn merchant? जो कॉर्न मर्चेंट था वो किस तरह का आदमी था? जल्दी से आंसर कीजिए। केयर फ्री एंड हैप्पी, क्या वो केयर फ्री था? नहीं। हैप्पी था? बिल्कुल नहीं। रिच एंड प्राउड, हाँ रिच तो था बट प्राउड नहीं था, क्योंकि व्यापारी है तो पैसा तो कमाएगा, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, क्या वो ब्रेव था, स्ट्रॉन्ग था? नहीं, उसका हार्ट तो बहुत डिकी था, वीक था, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ही वॉज अ मैन ऑफ फुल एंग्जाइटी, उसको बहुत सारी एंग्जाइटी थी, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द कॉर्न मर्चेंट फील अबाउट द पेस ऑफ लाइफ? जो पेस ऑफ लाइफ है वो कैसा फील कर, इट वॉज परफेक्ट फॉर हिम, क्या जो पेस थी उसके लिए परफेक्ट था? इट वॉज एक्साइटिंग फॉर हिम, बहुत ज्यादा उसको एक्साइट करता था, उसको मजा आता था? इट वॉज टू स्लो फॉर हिम, क्या पेस उसके लिए बहुत ज्यादा स्लो था? या इट वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम? एक लाइन याद आई पता आपको, इट वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, इसका मतलब हो गया भाई ये बहुत ज्यादा हो गया, अब ये बर्दाश्त से बाहर है। टू मच, इसी को टू मच कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करें। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, नरेटर अपने बारे में बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। नरेटर ये कह रहा है कि मुझे रैपिड मूवमेंट है ना, ये जो रैपिड मूवमेंट है इससे मुझे डिसलाइकनेस नहीं है, मैं तो इसको लाइक करता हूं, मैं तो इसको एंजॉय करता हूं, खूब मुझे बहुत मजा आता है। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राइटर कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि भाई मैं तो एंजॉय करता हूं, रैपिड मूवमेंट को मैं डिसलाइक नहीं करता हूं, मुझे मजा आता है क्या करने में, कार को चलाने में। कितना स्पीड से बताया है, एट 90 miles an hour, बोलते ना 80 के स्पीड में गाड़ी उड़ाता है, वो तो 90 miles an hour लेके जा रहा है, वो को मजा आ रहा है। और कंडीशन भी बताया है, कब मजा आता है राइटर को, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, जब मैं ड्राइव कर रहा हूं तब मुझे बहुत मजा आता है, एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, एक तो ड्राइव मैं करूं और दूसरी मेरी गाड़ी भी नहीं हो, यानी अपने दोस्त का मांग ले, पड़ोसी का मांग ले, किसी गांव वाले का मांग ले, तो भाई दूसरे की गाड़ी जब मिलेगी तो अपना तो उसमें कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। और हम तो ड्राइव कर रहे हैं, जैसे मन करे उसका कान हिट दें, जैसे मन करे एक्सीलेटर प्रेस कर दें। तो नेटर कह रहा है कि जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ और जब ये मेरी कार नहीं होती है तब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत मुझे मजा आता है। आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटल सी, मैं उन मशीनों को भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मजा आता है। जैसे अगर आप चले जाइए किसी लेथ मशीन पे, किसी वेल्डिंग के शॉप पे, या किसी ऐसे मशीनरी शॉप पे जहाँ पे सिर्फ मशीनें हैं, मशीन चल रही है, उसकी साउंड कानों में आ रहा है, राइटर को मजा आता है ना। कह रहा है वो अडोर करता है, उसको रेस्पेक्ट करता है, बहुत मजा आता है। बैटर सी कोई जगह का नाम है, वहीं पे प्रॉपर नाउन है। अब यहां से थोड़ा सा मूड चेंज होता है। लाइफ कैसा है, इसको फास्ट लाइफ पसंद है। टू डाइन इन लंदन, डाइन का मतलब होता है बाबू डिनर, डाइन बना है, डाइन इंग्लिश में वर्ब होती है, और ये आप इसी से आपका डिनर भी बना है, रात का खाना को हम डिनर कहते हैं। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे seems to me a most satisfactory experience। अब यहाँ पे दो चीजों का नाम दिया है बाबू, रात का खाना कहाँ खाएगा, लंदन में, लंच कहाँ करना चाहता है, न्यूयॉर्क में, तो अगले दिन जो लंच करेगा वो नेक्स्ट डे करेगा न्यूयॉर्क में, और रात का खाना खाएंगे कहाँ पे, लंदन में। अब दो चीज यहाँ पे ध्यान देखिए, लंदन कहाँ पड़ता है बाबू, ये तो पड़ता है इंग्लैंड में, और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है बाबू, तो न्यूयॉर्क शहर पड़ता है, ये तो अमेरिका में पड़ता है। अब सोचो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, क्या आपके घर से पोस्ट ऑफिस जाना है क्या, दोनों का डिस्टेंस बहुत है, दो कंट्रीज की बात कर रहा है।
रात का खाना यहाँ पे खा लिए और अगले दिन सुबह में लंच करेंगे न्यूयॉर्क में। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर भी तो करना पड़ेगा, और कवर करने के लिए धीरे धीरे जाइएगा, फास्ट मूवमेंट चाहिए, यानी आपको प्लेन से जाना पड़ेगा, दूसरा कोई तो माध्यम है नहीं। और प्लेन जब तेज में चलेगी तो वो उस चीज को क्या करेगा, एंजॉय करेगा। फास्ट मूवमेंट को क्या करेगा, एंजॉय करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल। पर साथ में ये भी बता रहा है, हाँ चूंकि सुबह का खाना यहाँ पे, रात का खाना वहां पे, और फिर अगले दिन का ब्रेकफास्ट कहीं और पे, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो पुरानी चीजों में मजा थी ना, कि धीरे धीरे जा रहे हैं, बस का टिकट कटाए, उसमें एकदम भीड़ में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में एकदम जनरल बोगी में घुसिए तो एक पे एक लोग चढ़े हुए हैं, इसका जो मजा होता है वो इस चीज को एक्सक्लूड कर देता है, निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। यानी कि वो जो प्लेजर है ना, बस में धक्का मुक्की करके जाने का, ये मजा इसमें नहीं आता है, ये तो जल्दी पहुंचा देता है। तो कह रहा है कि ऑल द जो प्लेजर्स है ट्रेवलिंग का, भीड़ भाड़ में, धक्का धुक्की में, हॉर्न में, गाड़ी एकदम पे पा कर रही है, हॉर्न मार रही है, एक पे एक गाड़ी चढ़ी हुई है, ट्रैफिक लगी हुई है, तो राइटर्स को ये पसंद है। तो कह रहा है वो रियल जो प्लेजर है ट्रेवल का, ये तो एक्सक्लूड कर देती है, मजा ही नहीं आता है। The sort of fun and you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. बट ये सुपरफिशियल सेंस मतलब ऊपरी बहुत ड्रामा हो जाता है, कि थोड़ा तो बहुत मजा आता है, सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। और कह रहे हैं कि आज का जो समय है, लाइफ बहुत फास्ट है, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, इन चीजों से वो बच गए, उनको एंजॉय नहीं करना पड़ा, उनको मिला ही नहीं तो एंजॉय कहां से करेंगे, तो वो हैड टू डू विदाउट इट, इन चीजों को से वो बच गए। नो वेयर द स्पीड बिकम्स अनफ्रेंडली टू इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली टू डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स। और जनरली टाइम ऐसा बन गया था कि उनको मशीनों का जो पेस है उनको फॉलो करने का भी मौका नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। अब इस पैराग्राफ से आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन पढ़ के, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई तभी ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पढ़ के समझ के फिर जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, इसका मतलब हुआ कि आपके माइंड में वो कंसेप्ट धीरे धीरे बन रहा है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द क्वेश्चन। व्हाट डिड द कॉर्न मर्चेंट डू दैट हर्ट हिम अ लॉट। जो कॉर्न मर्चेंट है ये किस चीज को अडोर करता है, दैट हर्ट हिम अ लॉट, बहुत ज्यादा उसको हर्ट करती है। क्या शॉप उसको हर्ट करती है? शॉप उसको क्यों हर्ट करेगी बाबू, तुम ही सोच के बताओ, शॉप उसको क्यों हर्ट करेगी? क्या ये ऑप्शन होगा? हिज मनी, द मशीन्स और हिज कॉर्न। हाँ अभी हम लोग पढ़े थे, मशीन की बात किया था इसने, है ना। मशीन बहुत ज्यादा क्या करती है, नॉइज करती है, और नॉइज उसको क्या करता है, बहुत मजा आता है, तो वो उसको रेस्पेक्ट करता है, अडोर करता है। तो ये हमारा आंसर। हाउ डिड द कॉर्न मर्चेंट फील अबाउट द पेस ऑफ लाइफ। कॉर्न मर्चेंट पेस ऑफ लाइफ को कैसा फील करता है, जीवन जीने की जो गति है इसके बारे में वो क्या सोचता है, कैसा लगता है उसको? पहला ऑप्शन है ही फाउंड इट परफेक्ट, उसको परफेक्ट नहीं लगता है। ही फाउंड इट टू मच फॉर हिम, टू मच याद आ गया, टू मच का मतलब बहुत ज्यादा हो गया, बस करो अब इससे ज्यादा मत बोलना, टू मच, एनफ, एनफ इज एनफ। तो हमारा ऑप्शन ये ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ही फाउंड इट एक्साइटिंग, उसको एक्साइटिंग लगती है? नहीं। ही डिड नॉट थिंक अबाउट इट, वो इसके बारे में सोचता ही नहीं था, ऐसा तो नहीं है। तो आंसर आपका ठीक है, ही फाउंड इट टू मच फॉर हिम। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा बाबू। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, मैं बहुत पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूं। प्रेजुडिस का मतलब होता है बाबू बायसनेस, लिख लीजिएगा प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायसनेस। बायसनेस क्या होता है मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। बायसनेस का मतलब होता है, जैसे मान लो क्लास में लड़का भी पढ़ता है और लड़की भी पढ़ती है, अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि नहीं मैं तो लड़का हूं, मैं सिर्फ लड़का लोग को ही पढ़ाऊंगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब हुआ कि मेरे अंदर बायसनेस है, मैं एक तरफ झुका हुआ हूं। तो जब भी कोई सेंटर में हो, जैसे मान लो जज है, अब वो दोनों पक्षों की कार्रवाई को सुन रहा है, अगर वो कहे ये मेरी कास्ट का है, ये मेरे रिलीजन का है, मैं इसको पक्षधर कर लूं, मैं इसका फेवर कर लूं, इट मीन्स द जज इज बायस्ड। आगे समझ में? तो एक तरफ किसी तरफ झुकाव होने को हम बायसनेस कहते हैं, प्रेजुडिस कहते हैं। तो आई स्पीक विथ प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स।
ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी पैराग्राफ की, पूरे मतलब इस पैराग्राफ की स्पेशली। राइटर कह रहा है कि भाई मैं तो स्लो थिंकर की कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि राइटर किस ट्राइब से बिलोंग करता है। ट्राइब का मतलब है बाबू, ट्राइब का मीनिंग है यहाँ पे कैटेगरी से, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। कैटेगरी का मतलब वो कास्ट वाली नहीं। बेसिकली मान लो कोई इंटेलिजेंट है, कोई उससे कम इंटेलिजेंट है, कोई डल है, कोई स्लो है, कोई फास्ट है, ये भी तो एक कैटेगरी हो गई। तो राइटर अपने आप को कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कराता है, वो कह रहा है खुद को भाई मैं तो स्लो थिंकर हूँ, मैं बहुत धीमा सोचता हूँ, तो अपने आप को स्लो थिंकर की कैटेगरी से बिलोंग कराता है। ध्यान रखेंगे, दोज हु आर कर्स्ड विद एक्सपीड डे ला स्केयर, इसका मीनिंग होता है बाबू जो चीज कोई भी आदमी अगर वो हैंडीकेप्ड है, हैंडीकेप्ड इन द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, यानी वो धीमा सोचता है, डल है माइंड से, बहुत स्लो सोचता है। मान लो कहीं पार्टी हो रही है और पार्टी हो गई तब पहुंचता है जब पार्टी खत्म हो गई, ये तो बहुत धीमा, अभी चलेंगे टाइम है। हाँ क्या बोल रहे थे आप, बहुत मजा आया। कई बार ऐसा होता है कोई जोक सुना दिया, हंसी आई नहीं, हंसी कब आई जब सब लोग हंस लिए, तब तो समझ में अच्छा ये बात थी। इट मीन्स आप बहुत स्लो थिंक कर रहे हैं, बहुत धीमा सोच रहे हैं। People who light on the most devastating reparty about for hours after the party is over. वैसे लोग, मान लो कोई पार्टी चल रही है, पार्टी हो रही है और आप तब वहां पहुंच रहे हैं जब पार्टी खत्म होने वाली हो। इट मीन्स आप कितना स्लो हैं, इट मीन्स आप बहुत ज्यादा स्लो है। यू आर टू स्लो, टू स्लो, बहुत ज्यादा स्लो है। तो राइटर अपने आप को बार बार ये रिपीट करके बता रहा है कि भैया हम स्लो थिंकर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हूं हु आर गारंटीड, जिनको गारंटी मिली हुई है। क्या गारंटी मिली है? टू गेट द लोएस्ट मार्क, उनको सबसे कम नंबर मिलेगा किस चीज में, इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर कोई इंटेलिजेंट टेस्ट करा लिया जाए तो मैं उस कैटेगरी से हूं कि गारंटी है कि सबसे कम नंबर हम ही को मिलेगा, यानी जो स्लो थिंकर्स हैं उन सबको कम नंबर मिलेगा। तो भाई मेरे लिए तो गारंटी है कि अगर कोई इंटेलिजेंट टेस्ट लिया गया तो सबसे कम नंबर हमको मिलेगा। ये लाइन भी प्रूव करती है कि मैं कितना स्लो हूं। और गुजरात में क्या, बड़ा स्लो छे, कितना स्लो छे, बहुत धीमा है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द, बिकॉज ऑल दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट समबडी सडनली। अगर ये फ्रेज लिखना हो तो लिख लीजिएगा बाबू। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मिलना, कम अक्रॉस। ठीक है, कम अक्रॉस मीन्स मीट समबडी सडनली, मीट समबडी, समबडी सडनली। जब आप किसी से अचानक मिलते हैं ना उसको हम कहते हैं कम अक्रॉस। जैसे आप मार्केट में गए और आपको कोई पुराना दोस्त मिल गया, यू कैन आई कम अक्रॉस माई फ्रेंड लास्ट नाइट। ओके, तो जितने भी चीजों से मैं मिला हूं, जितने भी टेस्ट मुझे मिले हैं, मुझे ऐसा लगाया गया है कि जो डिजाइन की गई, वो जो टेस्ट डिजाइन की गई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसीलिए डिजाइन की गई है कि किसी के माइंड का जो स्पीड है उसको मेजर किया जा सके, उसको मापा जा सके। ठीक है, मोर देन एनीथिंग एल्स। जो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, मान लो आपके अभी जैसे मैं ये पढ़ा दिया और फिर मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ भाई मैंने वॉच टाइम भी लगा दिया यहाँ पे, है ना, घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक, देखो भाई कौन कितना जल्दी सॉल्व करता है। आखिर क्या मेजर कर रहा हूँ? आपका मेंटल, मेंटल क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मेंटल स्पीड जज कर रहा हूँ कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जो जितना जल्दी करेगा उतना ही इंटेलिजेंट। सर हो गया, सर हो गया, एक आदमी सर अभी नहीं हुआ, सर 1-2 मिनट और दे दीजिए। इट मीन्स वो स्लो थिंक कर रहा है। तो जितने भी इंटेलिजेंट टेस्ट बनाई जाती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं? माइंड की स्पीड को मेजर करने के लिए बनाई जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड। देखो ये बाबू नोट, ये वर्ड दे दिया है, टेरिबली हैंडीकैप्ड है, कि हम लोग जो स्लो थिंकर्स हैं ना ये बुरी तरह से हैंडीकैप्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंडीकैप क्यों कहा गया, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। जैसे कोई हैंडीकैप पर्सन हो, वो ठीक से अपनी मूवमेंट को नहीं कर सकता है, वो जल्दी चल नहीं सकता है, जल्दी भाग नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेंटली हैंडीकैप्ड हो तो ठीक से सोच नहीं सकता है। तो हैंडीकैप तो बहुत तरह के लोग होते हैं। तो राइटर कह रहा है कि जो स्लो थिंकर्स हैं ना ये बुरी तरह से हैंडीकैप्ड हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। आज के समय में अगर जीवन यापन करना है, गेटिंग अ लिविंग का मतलब होता है जीवन यापन करना। मान लो कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है
तो जीवन यापन करना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। इन द सेम वे जो स्लो थिंकर्स हैं आज की फास्ट लाइफ में, जो स्लो थिंकर्स हैं, उनको अगर जीवन यापन करने के लिए कुछ करना है तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। वो बहुत ही बुरी तरह से हैंडीकैप्ड हैं इसीलिए, क्योंकि जीवन यापन के लिए जो मिलना है चीज वो बहुत मुश्किल है। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as use of enjoyment, use for enjoyment. तो भाई मैं इतना सोच रहा हूँ कुल मिला के, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अपने माइंड का ही यूज करना है इंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए, जॉय के लिए। What tribe does the writer belong to? जो राइटर है वो किस कहाँ से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस ट्राइब से बिलोंग करता है, किस सेक्शन से बिलोंग करता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि ट्राइब का मतलब कैटेगरी, किस कैटेगरी से? द ट्राइब ऑफ फास्ट थिंकर्स, बहुत तेज सोचता है वो, नहीं। द ट्राइब ऑफ क्लेवर पीपल की बात नहीं हुई है। द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, यस दिस इज द राइट आंसर। द ट्राइब ऑफ हार्ड वर्कर की बात हमारे सेंटेंस में कहीं नहीं हुई है। Here we go. How does the writer find himself in the business of getting a living? राइटर अपने आप को किस सिचुएशन में पाता है? राइटर अपने आप को किस सिचुएशन में पाता है जब बात आती है गेटिंग अ लिविंग की, जीवन यापन करने की? अभी हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, he finds himself very successful, अपने आप को सक्सेसफुल पाता है, नो। he find himself terribly handicapped, yes this is the right answer। terribly handicapped का मतलब हो गया बुरी तरह से हैंडीकैप्ड हैं, यानी जो लोग स्लो थिंक करते हैं उनका तो भाई काम गया। वो लोग को जीवन यापन करने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि लाइफ तो बहुत फास्ट चल रही है, वो लोग पीछे ही छूट जाएंगे। इट मीन्स दे आर टेरिबली हैंडीकैप्ड। ही फाइंड हिमसेल्फ एंजॉयिंग अ फास्ट लाइफ, नो ही इज नॉट एंजॉयिंग। आ रहा है समझ में? अगर आपको कोई क्लासेस अच्छी लग रही हैं या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर लिखिएगा, ठीक है? बाबू पिक्चर यहाँ पे एक दिखाई गई है, जहाँ पे यहाँ पे देखो बाबू, ये थिएटर का पर्दा लगा हुआ है। सिनेमा गया था ना डबलिन में, उसने एक नाटक देखा था, तो वही थिएटर में बाबू देखो क्या हो रहा है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वो बता रहा है कि भाई देखो मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ तो क्या होता है? आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। इस वर्ड को भी नोट कर लीजिएगा, होपलेस फॉग। जिस तरह से बाबू कुहासा होता है ना, फॉग, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। तो फॉग वो उसको थोड़ा सही रखते हैं, जो ड्यू है। फॉग बेसिकली होता है नेचुरली, जो इसको हम कुहासा कहते हैं। जब कुहासा छा जाता है तो बाकी कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो होपलेस फॉग का मतलब हुआ कि जब राइटर होपलेस हो जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? किसी और से पूछना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। तो राइटर वही कहता है कि जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो मैं अपने आप को होपलेस फॉग में पाता हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। बाद में क्वेश्चन आएगा कि राइटर अपने आप को कौन सी सिचुएशन में पाता है? कौन सी सिचुएशन में पाता है? इन विच सिचुएशन? तो बाबू आपका आंसर आना चाहिए होपलेस फॉग, इन अ होपलेस फॉग। होपलेस के लिए बाबू सिनोनिम अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं डेस्पेयर। डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, होपलेस का भी मतलब होता है निराशा। आगे बढ़ते हैं। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और 2 या 3 मिनट के बाद क्या करना होता है मुझे? मैं पूछता हूँ अपनी वाइफ से कि भाई चल क्या रहा है? 2-3 मिनट बाद के बाद क्या होता है? आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ। मुझे अपने वाइफ की तरफ टर्न करना होता है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ पूछना है ना, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मुझे अपने वाइफ की तरफ टर्न करना होता है फॉर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान, बेसिकली। जैसे महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था, यहाँ पे राइटर को भी जब एनलाइटनमेंट चाहिए, एनलाइटमेंट का बेसिक मतलब यहाँ पे है जब उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्फो, तब वो अपनी वाइफ से पूछता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को होपलेस फॉग में पाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। दैट्स वाई ही टर्न्स टू हिज वाइफ। क्या पूछ रहा है? आई विस्पर, मैं बहुत धीरे से उसके कान में बोलता हूँ, कुछ कहता हूँ। क्या कहता हूँ? इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी शॉ एट द बिगनिंग? क्या ये वही लड़कियां हैं जिसको हमने शुरू में देखा था, बिगनिंग में देखा था, स्टार्टिंग में देखा था? क्या वही लड़की है क्या? क्या दूसरी है? बताओ तो। एंड शी विस्पर्स बैक, फिर वो दोबारा धीरे से मुझे आके कहती है, क्या कहती है? नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। भाई नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। कौन कौन सी? अ टॉल ब्लॉन्ड, जिसके सुनहरे बाल हों, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, जिसकी हाइट छोटी है,
एंड अ ब्रूनेट एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, और एक ऐसी लड़की है मीडियम हाइट की जो ब्रूनेट है। कॉल देम ए बी एंड सी। एक काम करो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। जैसे मैथ पढ़ते हैं तो उसमें नंबर को हम मान लेते हैं ना, लेट द नंबर बी एक्स। तुम एक काम करो, तुम क्या करो, इसको ऐसे मत याद रखो, टॉल ब्लॉन्ड, शॉर्ट ब्लॉन्ड, अ मीडियम साइज ब्रूनेट, तुम भूल जाओगे। ऐसा करो, तुम उनको ए बी सी ये मान लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसी तरह से तुम आगे भी कंटिन्यू करना। तो कितना हास्यास्पद है। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स। और पता है इस फिल्म में हीरो कौन है? तीन तो लड़कियां बता दी, हीरोइन बता दिया, अब उसमें हीरो जान लो कौन है। हीरो वो आदमी है जो जब घर के अंदर आता है, जब वो इंडोर्स आता है, जब वो इंडोर आता है, घर के अंदर आता है ना, क्या करता है, अपनी हैट को, अपनी टोपी को उतार देता है। यानी अभी हम पिक्चर देखे थे, जो अंदर आदमी आया था जो अपनी टोपी को उतारा था, दैट इज द हीरो ऑफ दिस फिल्म। लास्ट पैराग्राफ है इस पूरे चैप्टर के लिए। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी ए। अब एक बात ध्यान रखो, ये जो हीरो है ना, हीरो प्यार में पड़ने वाला है। हीरो को क्या होने वाला है? ही इज गोइंग टू फॉल इन लव। बाबू आई से डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव। तो उसकी वाइफ बताती है कि जो हीरो है उसको प्यार होने वाला है। किससे? जो पहले बी लड़की है, फिर सी से प्यार होगा और फिर ए से प्यार होगा। ये ऑर्डर भी ध्यान रखना कि पहले बी से होगा, फिर सी से, फिर ए से। इसी ऑर्डर में उस लड़के को यानी हीरो को प्यार होता है, इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है। देयर यू हैव अ माइंड व्हिच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अच्छा, इस यहां से आते हैं। अब देखो, ये सारी चीजें जब पिक्चर में बदल रही हैं तो एक ऐसा हमारे पास माइंड है कि उसको भाई पिक्चर को समझने के लिए इसको तो बहुत तेजी से ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी लास्ट गियर में एकदम कितना तेज चलती है, फास्ट चलती है, वैसे ही अगर मूवी को समझना है तो हमें अपने दिमाग को कैसा ट्रेन करना पड़ेगा, हमें इसको हाई गियर में रखना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे पिक्चर बदल रहा है, जैसे जैसे सीन बदल रहे हैं, वैसे वैसे हमारा दिमाग का प्रोसेस भी बदल रहा है, तब ना हम पिक्चर समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। हालांकि दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। लेकिन सच बात यह है कि भाई हम तो स्लो थिंकर्स हैं। अगर हम स्लो थिंकर हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे गाड़ी को अगर 2 नंबर गियर में ही चलाएं तो भी तो चलेगा। तो राइटर कहना चाहिए भाई हम लोग स्लो थिंकर हैं, तो स्लो थिंकर होने की वजह से अगर थोड़ा सा हम धीरे धीरे ही सोच लेंगे, धीरे धीरे ही समझ लेंगे तो काम चल सकता है ना। That most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action। तो मेरे जो फेलो पेशेंट्स हैं, यानी कि जिस तरह के मैं सोचता हूँ, स्लो थिंकर हूँ, वैसे मेरे और भी दोस्त हैं, तो वो लोग क्या किए हुए हैं, अपने माइंड को कुछ इस तरह से कंफर्टेबली ट्रेन किए हुए हैं कि जिस तरह से मूवी में सीन बदलता है, जैसे एक्शन बदलती है, जैसे आजकल की मूवी देख लो कितना फास्ट होता है, या धां धूम धाम धूम होता है, कई बार चेंजेस बदलती है, सीन फास्ट बदलता है। पहले के जो मूवीज होती थी बहुत स्लो 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 मूवमेंट होती है, तो आसानी से समझ पाते हैं। जैसे अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, अगर आप तब समझ पाएंगे जब आपका माइंड उसी स्पीड से सोचता होगा। लेकिन अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो एक स्लो थिंकर भी समझ लेगा। तो राइटर बेसिकली यही कहना चाहता है कि जिस तरह से मूवी में सीन बदलते हैं, एक्शन बदलती हैं, तो जो लोग उसको कंफर्टेबली कीप अप रखते हैं अपने माइंड को, तो वो आराम से समझ सकते हैं। दे थिंक मच फास्टर। जो लोग अपनी माइंड को सीन और एक्शन, यानी जो लाइफ में घट रहा है, जो जीवन में चीजें बदल रही है, ये सभी एआई आ गया है। एआई कितना फास्ट कर दिया हर चीजों को। हमें कुछ पीडीएफ बनाना है, कुछ पीपीटी बनाना है, कुछ चीज जनरेट करना है, फटाफट टाइप किए बन के आ गया। नहीं तो पहले हम जीरोक्स कराने जाए तो कंप्यूटर साइट पे जाइए, वहां पे कुछ दीजिए, टाइप करिए, तब बनता था। तो कितना चीजें फास्ट हो गई। तो जो आदमी उस चीज में अपने आप को ढाल लेगा, अडेप्ट कर लेगा, वो क्या होगा, वो और बढ़िया हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी है उसमें वो क्या करेगा, आराम से रह सकता है, उसको गेटिंग अ लिविंग मिल सकता है। लेकिन जो लोग स्लो थिंकर होंगे वो तो पीछे छूट जाएंगे। तो राइटर कह रहा है कि भाई जो मेरे फेलो पेशेंट्स है ना, कि जो आदमी अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया है कि सीन और एक्शन लाइफ में या मूवी में जिस तरह से बदलती हैं, वो भी अपने माइंड को वैसे ही अगर बदल लेता है तो फिर वो बढ़िया है।
दे थिंक मच फास्टर देन द पीपल डिड 30 years ago। वे लोग तो ऐसा सोचते हैं जैसे मान लो आज से 30 साल पहले के जो लोग थे, अगर वो कितना स्लो सोचते होंगे, और ये जो आज के लोग हैं उससे कहीं ज्यादा तेज सोचते हैं। यानी 30 साल के लोग पहले से बहुत ज्यादा तेज सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, और शायद इसलिए कि जो लोग फास्ट नहीं सोचते हैं, इन द हाई स्ट्रीट वहां की जगह का नाम है, इस नाम से बहुत सारी जगह का नाम होती है, दिस स्ट्रीट, दिस दैट, ये वाला स्ट्रीट, जैसे बोलते हैं ना ये गली फलाना गली, उसी तरह से वहां भी गली का नाम है इन द हाई स्ट्रीट। मतलब वहां के सराउंडिंग की बात करते हुए राइटर समझा रहा है कि हाई स्ट्रीट में आजकल जो लोग फास्ट नहीं सोचते हैं ना, मे नॉट गेट अनदर चांस, उनको दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। जो लोग भाई आ गए तो आ गए, जो लोग नहीं आए छूट गए, ऐसे ही समझ लीजिए। ट्रेन आई अपने समय से, जो उस टाइम पे पहुंच गया वो जाएगा, जो लोग नहीं पहुंचा वे लोग छूट जाएंगे। तो आज के समय में जो लोग फास्ट नहीं सोचते हैं उनको अनदर चांस नहीं मिलेगा इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, यानी उनको बिल्कुल भी सोचने का ये दुनिया मौका नहीं देगी। यानी कि अगर लाइफ में पेस मेंटेन करके रखेंगे, पेस अगर मेंटेन करेंगे तो हम भी उसके साथ कीप अप कर जाएंगे, हम भी उसके साथ रहेंगे, हम भी एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जो लोग स्लो थिंक करेंगे उसको ये दुनिया थोड़ा सा भी सोचने का मौका नहीं देने वाली है, यानी वो पीछे छूट जाएंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की मुझे नीड है ताकि हम ये चैनल ग्रो करे और मैं बेहतर कंटेंट आपके साथ साझा करूँ, शेयर करूँ, और आपकी पढ़ाई में जितना हो सके मेरी तरफ से मैं आपको हेल्प कर सकूँ।